मुहिम जो सुराग रसा बच्चे। नंबर 2। इससे पहले आप मुहिम जो सुराग रसा बच्चे सीरीज की एक कहानी 3 लाख की चोरी सुन चुके हैं। अब इसी सीरीज की एक और दिलचस्प और तजस्सुस से भरपूर जासूसी कहानी पेश खिदमत है। अनोखा चूर, मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियां पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिए, शुक्रिया। अनोखा चूर। इंस्पेक्टर रशीद रात 9 बजे घर पहुंचा था। वो किसी खास केस की तफ्तीश में मसरूफ था, इसलिए घर पहुंचने में इसे देर हो गई थी। घर पहुंचते ही इसने अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी की। ड्यूटी के औकात में भी वो अपनी जाती गाड़ी ही इस्तेमाल करता था और उसमें पेट्रोल भी अपनी जेब से डलवाता था। वो कोठी की दूसरी मंजिल पर पहुंचा जहां उसके भतीजे मंसूर और भतीजी बानो के कमरे थे। उसे मंसूर से एक जरूरी काम था। वो जब मंसूर के कमरे में पहुंचा तो वहां पर उसका दोस्त मुनीर शामी और उसकी छोटी बहन शहला भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर रशीद को देखकर सब बच्चे खड़े हो गए और उसे सलाम किया। इंस्पेक्टर रशीद के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने उनके सलाम का जवाब देते हुए उन्हें बैठने का इशारा किया और खुद भी एक कुर्सी पर बैठ गया। अंकल, आपके लिए चाय लेकर आऊं? मंसूर की बहन बानो ने उसके करीब आकर पूछा। नहीं, पहले हम लोग खाना खाएंगे, चाय बाद में पिएंगे। इंस्पेक्टर रशीद ने बानो का गाल थपथपाकर कहा। फिर बोला, अच्छा हुआ तुम सब लोग एक जगह ही मिल गए हो। मंसूर और मुनीर शामी, तुम दोनों से मुझे एक काम पड़ गया है। अंकल, हुक्म कीजिए, हम इस काम को अंजाम देने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे। मंसूर ने शोखी से कहा। इंस्पेक्टर रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी 2 रोज की स्कूल की छुट्टियां आ गई हैं, हफ्ता और इतवार की। चाहो तो इन छुट्टियों में फूल नगर का चक्कर लगा आओ। नेकी और पूछ पूछ। मंसूर ने खुश होकर कहा, हम चारों तैयार हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर रशीद ने कहा, वहां तुम घूमो फिरोगे तो सही, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें एक काम भी करना पड़ेगा। हमें मंजूर है। वो काम किया है? मंसूर फिर बोला, फूल नगर में मेरे एक दोस्त रहते हैं, नियाज अहमद। वो एक कारोबारी आदमी है। पिछले 1-2 रोज में उनके घर से चंद बहुत ही कीमती चीजें चोरी हो गई हैं। अगर वो इसकी रिपोर्ट थाने में करवाते हैं तो पुलिस उनके घरेलू मुलाजमीन से पूछगछ करेगी और ये बात उन्हें मंजूर नहीं है। इसलिए उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए मुझसे मदद तलब की है। मगर मेरी मसरूफियात कुछ इतनी बड़ी हुई हैं कि जरा सी भी फुर्सत नहीं है। मैंने उनसे कह दिया है कि मैं तुम्हें और मुनीर शामी को भेज रहा हूँ। ये जो भी मामला है उसे सुलझाने में मदद करेंगे। उन्होंने तुम लोगों के बारे में सुन भी रखा है और अखबारात में भी बहुत कुछ पढ़ रखा है। वो बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग तैयारी करो, तुम्हें सुबह रवाना होना है। इंस्पेक्टर रशीद की ये बात उनके लिए किसी खुश खबरी से कम न थी। बानो और शहला का तो खुशी के मारे बुरा हाल हो गया था। उन्हें अपने शहर से निकले हुए काफी अरसा हो गया था। वो खुश थी कि अब उन्हें किसी नई जगह पर जाकर घूमने फिरने का मौका मिलेगा। इंस्पेक्टर रशीद चला गया तो मुनीर शामी ने कहा, एक दिलचस्प केस हाथ आया है। मंसूर बोला, है तो दिलचस्प, मगर हमें इस पर बहुत तवज्जो देना होगी और उसको हल करना होगा। रशीद अंकल हम पर बहुत एतमाद करते हैं। उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। सुबह कितने बजे निकलना है? मुनीर शामी ने पूछा। इंशाअल्लाह हम 8 बजे तक निकल जाएंगे। चलो अपने बैग तैयार कर लो। तुम्हारी अम्मी तुम्हें और शहला को इजाजत दे देंगी ना? मंसूर ने सवाल किया। उन्हें जब पता चलेगा कि इसके लिए अंकल रशीद ने कहा है तो वो एतराज नहीं करेंगी, मुनीर शामी ने कहा और उठ गया।
मंसूर और मुनीर शामी हम उम्र थे। उनकी उम्रें 14-15 साल के लगभग थी। मंसूर के वालिद हमीद अहमद खान शहर के मशहूर और मरूफ बिजनेसमैन थे और उनका करोड़ों का कारोबार था। इंस्पेक्टर रशीद उनका छोटा भाई था। शुरू ही से उसका रुझान अपने मुआशरे को जराइम से पाक करने की तरफ था, इसलिए उसने अपने लिए इस पेशे का इंतखाब किया था। उसके बड़े भाई हमीद अहमद खान तो ये चाहते थे कि वो कारोबार में उनका हाथ बटाए, मगर अपनी एडवेंचर पसंद तबीयत से मजबूर होकर उसने बाहर की एक यूनिवर्सिटी से क्रिमिनल जस्टिस की डिग्री ली और पुलिस में आ गया। वो एक कामयाब पुलिस ऑफिसर साबित हुआ था। उसके इलाके में जराइम की शरह बहुत कम थी। इसके अलावा उसके पुलिस स्टेशन की हुदूद में होने वाले अक्सर जराइम के मुजरिम उसकी आला तफ्तीश की वजह से कानून की गिरफ्त में आ जाते थे। उसने बहुत जल्द अपने अफसरों की नज़रों में खास मकाम बना लिया था। मंसूर उसका भतीजा था और उसको भी सुराग रसानी का शौक था। अपने चचा की तरह उसके दिल में भी यह अज़्म था कि उनका मुल्क बुरे लोगों से पाक हो जाए, ताकि सब लोग एक पुरसुकून माहौल में हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। उसका दोस्त मुनीर शामी उनके महल्ले में ही रहता था। उसके वालिद शहर के एक मशहूर और मरूफ वकील थे। वो सुराग रसानी के कामों में मंसूर के साथ साथ होता था। दोनों लड़कों ने जासूसी के ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए थे कि उनका नाम पूरे मुल्क में मशहूर हो गया था। अगली सुबह वो लोग सफर पर निकल खड़े हुए। उनके सफर के लिए इंस्पेक्टर रशीद ने अपनी गाड़ी और घर के ड्राइवर दिलावर का इंतजाम कर दिया था। दिलावर एक अधेड़ उम्र का खुश अखलाक इंसान था। वो बरसों से उनके घर में काम कर रहा था। मौसम बड़ा सुहाना था। आसमान पर काले काले बादलों का डेरा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। लगता था कि किसी लम्हा ही बारिश शुरू हो जाएगी। 2 घंटों के सफर के बाद वो फूल नगर पहुंच गए। वो नियाज की कोठी पर पहुंचे तो आसमान से मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। उन्होंने शुक्र किया कि बारिश उनके मंजिल पर पहुंचने के बाद शुरू हुई है। रास्ते में हो जाती तो बड़ी दुश्वारी हो जाती। नियाज उनका बेचैनी से दरवाजे पर ही खड़ा इंतजार कर रहा था। उन्हें देखकर उसने खुशी का इजहार किया। उसके साथ उसकी बीवी भी खड़ी थी। वो 22-23 साल की एक खूबसूरत औरत थी। उसकी गोद में 2-2.5 साल का एक गोरा चट्टा गोल गोतेना सा बच्चा था, जो नीचे जमीन पर उतरने के लिए मचल रहा था। इतने प्यारे बच्चे को देखकर बानो और शहला तो बहुत खुश हुई। सबको सलाम करके उन्होंने बच्चे को अपने साथ लिया और बरामदे में खड़ी होकर बारिश का नजारा करने लगी। मंसूर ने नियाज और उसकी बीवी लाइबा से सबका तारुफ करवाया। लाइबा एक खुश अखलाक और मिलनसार औरत थी। उसने दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों बच्चों के मुतालिक इतना कुछ सुना है कि मिलने का बहुत इश्तियाक हो गया था। मुनीर शामी ने कहा, पूरे 2-3 घंटे हो गए थे ऐसी अच्छी बात सुने हुए। हाँ तो लाइबा भाभी आप क्या कह रही थी? नियाज और लाइबा हंसने लगे। फिर वो उन्हें लेकर अंदर आए। नियाज ने उनके ड्राइवर दिलावर के लिए कोठी के ऊपर वाले पोर्शन में एक कमरे का इंतजाम कर दिया था। उसने उसको वहां पहुंचा दिया कि वो वहां आराम करे। फिर वो लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रही। फिर मुनीर शामी ने असल गुफ्तगू की तरफ आते हुए कहा, अंकल रशीद से अपने किसी मसले के बारे में गुफ्तगू की थी। वो क्या मसला है? नियाज ने कहा, मैं तो एक अजीब मुश्किल में फंस गया हूँ। 2 दिन पहले हम लोग एक शादी में शिरकत करके वापस आए थे। रात ज्यादा हो गई थी और थक भी गए थे, इसलिए लाइबा ने अपने कीमती जेवर उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए। उसका ख्याल था कि सुबह उनको सेफ में रख देगी। सुबह जब हम लोग सोकर उठे तो जेवर वहां से गायब थे। हम बहुत परेशान हो गए। अपने तौर पर हमने उन्हें ढूंढने की कोशिश की। वजीरन बुआ और उनकी बेटी से भी पूछा, मगर ला हासिल।
इसके अगले रोज मेरी कीमती घड़ी चोरी हो गई। मुझे याद है रात को सोते हुए मैंने उसे हाथ से उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। मंसूर ने सवाल किया, इन वारदातों के बाद आपने कुछ ऐसा महसूस किया कि ये बाहर से आए हुए किसी चोर का काम है? नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे खिड़की दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद थे। नियाज ने सोचते हुए बताया। लाइबा बोली, कमरे का दरवाजा तो हम खास तौर से लॉक करके सोते हैं, क्योंकि सुहेल 2:30-3 बजे उठकर कमरे में घूम फिर कर खेलने लगता है और हमें यह डर होता है कि वो कमरे से बाहर ना निकल जाए। इसीलिए हमें उसके खिलौनों की बास्केट भी कमरे में रखनी पड़ती है। आपके घर में कितने नौकर हैं? मुनीर शामी ने पूछा। हमारे घर में ज्यादा नौकर नहीं हैं। एक माली है, वो भी बाहर से पौधों की देखभाल करके चला जाता है। एक ड्राइवर है, उसकी ड्यूटी दिन रात की है, मगर उसका घर में बिल्कुल आना जाना नहीं है। वो हमारी कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। एक बड़ी भी है, उनका नाम वजीरन बुआ है। वो अलबत्ता सुबह से शाम तक हमारे घर में ही रहती है और लाइबा का घर के कामों में हाथ बटाती है। उनकी एक 9-10 साल की बेटी भी है, वो भी उनके साथ आती है और सारा दिन सुहेल को संभालती है। सुहेल उससे बहुत मानूस है और उसके बगैर नहीं रहता। उन दोनों का आजादी से हमारे घर आना जाना है, मगर वो दोनों बहुत ईमानदार हैं और हमें उन पर जरा भी शक नहीं है। उन्हीं की वजह से मैंने इस वाक़े की थाने में रिपोर्ट नहीं करवाई थी। मुझे डर था कि पुलिस उन्हें शक में ना धर ले। नियाज की बात खत्म हुई तो मंसूर ने कहा, ठीक है, पहले आप हमें वो कमरा दिखा दे जहां से ये चीजें चोरी हुई थी। नियाज उन्हें लेकर अपनी ख्वाबगाह में आया। ये एक निहायत खूबसूरत कमरा था। पूरे कमरे में कालीन बिछा हुआ था। कमरे के वस्त में शीशम की लकड़ी का एक बड़ा बेड था। एक कोने में ड्रेसिंग टेबल थी जिसमें बड़ा सा आईना लगा हुआ था और उसके पास एक स्टूल पड़ा था। ड्रेसिंग टेबल से कुछ दूर जूतों का रैक था जिसमें ऊपर के 2 खानों में लाइबा की कीमती और खूबसूरत सैंडलें और चप्पलें रखी हुई थी। नीचे वाले खाने में नियाज के जूते थे। 2 जोड़ी तो आम जूतों की थी, एक फुल बूट थे। फूल नगर की बारिशें तो मशहूर थी। पिंडलियों तक लंबे ये जूते बारिशों में काम आते थे। कमरे के दूसरे कोने में प्लास्टिक की एक बास्केट रखी हुई थी जिसमें नन्हे सुहेल के खिलौने भरे हुए थे। इसके अलावा कमरे की 2 दीवारों में लकड़ी की बड़ी बड़ी अलमारियां बनी हुई थी जिनमें मलबूसात और दूसरी घरेलू चीजें रखी जाती थी। कमरे में 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां भी थीं जिनमें शीशे लगे हुए थे। खिड़कियों के पाट बाहर की जानिब खुलते थे और अंदर की तरफ बारीक जालियों के साथ मोटी मोटी लोहे की सलाखें लगी हुई थी। मंसूर और मुनीर शामी ने उन सलाखों का जायजा लिया। वो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में थी। काफी देर तक कमरे को गौर से देखने के बाद मंसूर ने कहा, नियाज भाई, हम तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये काम घर के ही किसी फर्द का है। ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले हैं कि ये किसी चोर की वारदात कही जा सके। मेरा मतलब है बाहर के किसी चोर की। क्या आप हमें विजरन बुआ और उनकी लड़की से मिलवा सकते हैं? आपने हमें बताया था कि घर मैं सिर्फ उन्हीं 2 का आना जाना है। मुनीर शामी ने कहा। इतनी देर में लाइबा भी वहां आकर खड़ी हो गई थी। वो बोली, ये बात तो ठीक है, मगर कभी कभी ड्राइवर और माली वजीरन बुआ से चाय लेने के लिए घर में आ जाते हैं, मगर वो लोग बैठते नहीं हैं, चाय ले जाकर बाहर ही पीते हैं। नियाज ने कहा, मुझे भी वजीरन बुआ पर तो नहीं मगर उनकी बेटी पर शुबा हुआ था। मैंने अपने तौर पर इस मामले में उनकी लड़की से बात की थी। उन्हें इस पूछगछ का पता चला तो वो बेचारी डर गई और 2 दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। वो समझ रही है कि इस मामले में पुलिस उन्हें तंग करेगी। उनसे मिलना तो बहुत जरूरी था।
बहरहाल कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम आपके ड्राइवर से मिलना चाहते हैं, मंसूर ने कहा। नियाज के चेहरे पर एक लम्हे के लिए थोड़ी सी परेशानी के आसार पैदा हुए। बोला, आप लोग उससे भी नहीं मिल सकते। वो हफ्ते और इतवार की छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया है। मंसूर अपना सर खुजाकर मुनीर शामी को देखने लगा। मुनीर शामी बोला, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। ड्राइवर का गांव कितनी दूर है? अपनी गाड़ी में जाएं तो 1.25 घंटा लग जाएगा, नियाज ने बताया। अगर जहमत ना हो तो क्या आप हमें वजीरन बुआ और उनकी लड़की से मिलवाने उनके घर चलेंगे? मुनीर शामी ने कहा। मुझे कोई एतराज नहीं, खाने के बाद चलेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि उन लोगों का इस चोरी में कोई हाथ होगा, नियाज बोला। अभी उसकी बात खत्म ही हुई थी कि शहला नन्हे सुहेल को गोद में लिए अंदर दाखिल हुई। वो एक चुलबुला और हंसमुख बच्चा था। इतनी जरा सी देर ही में दोनों लड़कियों से बहुत मानूस हो गया था। लाइबा ने इसे गोद में लेने के लिए हाथ आगे किए तो नहीं कहकर वो शहला की गर्दन से लिपट गया। लाइबा हंसकर बोली, शहला तुम जाओ तो उसे अपने साथ ही ले जाना। इतनी जल्दी मुझसे नजरें फेर ली हैं इस बदमाश ने। अचानक मंसूर के मोबाइल की बेल बजी। मंसूर ने जेब से मोबाइल निकाल कर देखा। इंस्पेक्टर रशीद की कॉल थी। वो उससे बात करने लगा और उसे बताया कि वो साथ खैरियत के पहुंच गए हैं और उस वक्त नियाज भाई से बातों में मसरूफ हैं। इंस्पेक्टर रशीद ने मतमियन होकर फोन बंद कर दिया। मंसूर ने अपना मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखा और सुहेल को शहला की गोद से लेकर उसके खिलौनों की टोकरी के पास आकर बैठ गया। उसने सारे खिलौने टोकरी से निकालकर कालीन पर फैला दिए। सुहेल ये देखकर खुश हो गया और एक एक खिलौना उठाकर मंसूर को देने लगा। मंसूर उससे खिलौना लेकर उसे शाबाश देता तो वो खुश होकर उसे कोई दूसरा खिलौना पकड़ा देता। लाइबा दोनों लड़कियों के लिए एक बड़ा सा लूडो ले आई और बोली, जब तक खाना तैयार होता है तुम दोनों लूडो खेलो। उसने लूडो बिस्तर पर रख दिया। शहला और बानो लूडो देखकर खुश हो गई थी। शहला ने लूडो को बिस्तर पर बिछा दिया। बानो प्लास्टिक की डिबिया में से गूटे और दाना निकालने लगी। लाइबा बोली, तुम लोगों के जाने के बाद सुहेल तुम्हें बहुत याद करेगा। मैंने बहुत दिनों बाद उसे इस कदर खुश और मगन देखा है। बानो बोली, लाइबा भाभी, आप कहीं तो सुहेल को हम अपने साथ ही ले जाएं। जब खूब बड़ा हो जाएगा तो वापस भेज देंगे। बानो की इस बात पर लाइबा हंस पड़ी। उसकी हंसी से बानो ने अंदाजा लगा लिया कि वो सुहेल को उनके साथ नहीं भेजेगी। मुनीर शामी एक तरफ बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उसने घड़ी देखी तो 11:30 बज रहे थे। उसने मंसूर से कहा, मंसूर, मेरा तो ख्याल है कि हम वजीरन बुआ के घर से होकर आ जाते हैं। मुझे बेचैनी हो रही है। मुमकिन हुआ तो दोपहर को हम नियाज भाई के ड्राइवर के गांव भी चलेंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है। इस कम वक्त में ही हमें इस केस को निपटाना है। इतनी देर में लाइबा उनके लिए चाय बनाकर ले आई। मुनीर शामी ने माजरत कर ली। चाय पीने के लिए उसका दिल नहीं कर रहा था। बानो और शहला खेल में मगन थी। उन्होंने भी चाय पीने से इनकार कर दिया। मंसूर ने चाय का कप थाम लिया और मुनीर शामी से बोला, मैं आता हूँ चाय पीकर, तुम चलो। मुनीर शामी चला गया। मंसूर बानो और शहला के पास आकर बैठ गया और उनका खेल देखने लगा। लाइबा जाते हुए दरवाजा बंद कर गई थी कि सुहेल बाहर ना निकल जाए। सुहेल ने जब ये देखा कि मंसूर अब उसके साथ नहीं खेल रहा है तो वो भी अपने भालू को एक लात मारकर खिलौनों के पास से हट गया और कमरे में इधर उधर फिरने लगा। उधर मुनीर शामी ने नियाज को वजीरन बुआ के घर जाने पर तैयार कर लिया था। उसने अपने साथ आए हुए ड्राइवर दिलावर से कहकर गाड़ी भी निकलवा ली थी और अब उसे मंसूर की आमद का इंतजार था, मगर मंसूर था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था।
ओ भाई, चाय पी भी चुको, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उसने कमरे के पास आकर जोर से कहा। इसी असना में लाइबा भी वहां आ गई। उसके हाथ में सुहेल के दूध की फीडर थी। वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और सुहेल का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले आई। उसके पीछे मंसूर भी निकला और मुनीर शामी को मुस्कुरा कर देखने लगा। मुनीर शामी उसे घूर कर देख रहा था। उसने मंसूर को मुस्कुराते हुए देखा तो जल गया। अगर काहिली और सस्ती का मुकाबला हो तो तुम पहले नंबर पर आओगे। मैं इस पर भी खुशी मनाऊंगा कि चलो किसी चीज में तो पहला नंबर मिला, मंसूर ने शोखी से कहा। नियाज वजीर अनबुआ के घर जाने से हिचकिचा रहा था। उसने मुजाहमती अंदाज में कहा, देखो लड़को, मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम उन पर शक कर रहे हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वो लोग ऐसे नहीं हैं, मंसूर ने कहा। नियाज भाई, मुझे आपकी बात पर भरोसा है। फिर उसने दिलावर से कहा, दिलावर अंकल, गाड़ी बंद कर दे, हम कहीं नहीं जा रहे। मुनीर शामी उसे हैरत से देखने लगा। उसकी बात सुनकर नियाज खुश हो गया था। मुनीर शामी ने कहा, मंसूर भूल गए, अंकल रशीद ने कहा था कि किसी भी वाक़े में किसी पर भी शुबा करने के अच्छे नताइज पैदा होते हैं। बात से बात निकलती है और मुजरिम पकड़ा जाता है। मगर मुनीर शामी, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो चोर पकड़ा गया है, मंसूर ने बड़े मजे से कहा। उसकी बात सुनकर नियाज के साथ साथ मुनीर शामी भी चौंक गया। वो चोर पकड़ा गया है? नियाज ने मंसूर की बात दोहराई। कहाँ है वो? क्या वो हमारा ड्राइवर है? लाइबा भी सोफे पर बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वो सुहेल के सर के नीचे एक कुशन रखकर और दूध की बोतल उसे पकड़ाकर उनके पास आकर खड़ी हो गई और हैरत से मंसूर को देखने लगी। मंसूर ने अपना मोबाइल निकाला और इंस्पेक्टर रशीद को फोन मिलाया। लाइन मिली तो उसने सिर्फ इतना कहा, अंकल, खुदा का शुक्र है हमने ये केस हल कर लिया है। तफसील बहुत लंबी है, बाद में बताऊंगा। इसके बाद उसने मोबाइल बंद करके जेब में रख लिया। कौन है चोर? क्या हमें पुलिस को इत्तला देनी चाहिए? नियाज ने थोक निगल कर कहा। मैं तो उसे मुनासिब नहीं समझता कि पुलिस को इस मामले में डाला जाए, मंसूर ने संजीदगी से कहा। तुम सीधी तरह क्यों नहीं बता रहे कि चोर कौन है? मुनीर शामी से इतना सस्पेंस बर्दाश्त न हुआ और उसने मंसूर का गिरबान पकड़कर तेज आवाज में कहा, बताता हूँ बताता हूँ। मंसूर ने उसके हाथ से अपना गिरबान छुड़वाया। वो चोर तुम्हारे सामने ही है, मेरे सामने तो तुम ही हो, मुनीर शामी ने भी नाकर कहा और बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। नियाज और लाइबा भी इसे सवालिया निगाहों से देखे जा रहे थे। मंसूर ने मुनीर शामी की बात नजरअंदाज करते हुए बड़े ड्रामाई अंदाज में कहा, खैर मैं उसे चोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन इन सब चीजों की गुमशुदगी में जिसका हाथ है वो सोफे पर लेटा मजे से टांग पर टांग रखे दूध पी रहा है। तुम्हारा मतलब है सुहेल? नियाज ने हैरत से पूछा। जी, मंसूर ने बड़े मजे से कहा। लाइबा उसे बेयकीनी से देख रही थी। नियाज ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता, आइए मेरे साथ, मंसूर ने कहा। सब उसके पीछे उनकी ख्वाबगाह तक पहुंचे। अंदर कमरे में बानो और शहला बदस्तूर खेल में मसरूफ थी। उन सबको साथ आते देखा तो उन्होंने खेल रोक दिया और उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। मंसूर ने जूतों के रैक से नियाज के बारिश वाले जूते उठाए और उनके करीब लाकर जूतों को कालीन पर उलट दिया। कालीन पर लाइबा के सोने के हार, बूंदे, कड़े, चूड़ियां, अंगूठियां और नियाज की घड़ी, सब चीजें उन जूतों में से निकलकर कालीन पर फैल गई।
लाइबा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। वो सब चीजों को समेटकर उन्हें उलट पलट कर देखने लगी। नियाज की आंखें हैरत से फैली हुई थी। तुमने तो कमाल कर दिया, मंसूर को देखते हुए उसके मुंह से निकला। मगर ये चीजें जूतों में पहुंची कैसे? मुनीर शामी ने सवाल किया। सुहेल साहिब का कारनामा? लाइबा भाभी तो ये पहले ही बता चुकी थी कि ये हजरत रात 2:30-3 बजे उठकर कमरे में घूमते फिरते और खेलते थे, जिसकी वजह से कमरे का दरवाजा खास तौर से बंद करके रखना पड़ता था। उन्होंने एक रोज जब जेवरों को ड्रेसिंग टेबल पर पड़े देखा तो इन्हें उठाकर बारिशों के इन लंबे जूतों में डाल दिया। अगले रोज नियाज भाई की घड़ी के साथ भी यही सलूक हुआ। लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मुनीर शामी ने हैरत से पूछा। जब अंकल रशीद का फोन आया था तो उनसे बात करके मोबाइल को मैंने बेख्याली में ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। मैं चाय पीते हुए बानो और शहला का खेल देख रहा था कि अचानक मुझे अपने मोबाइल का ख्याल आया। मैंने जेबें देखी तो वो वहां नहीं था। फिर मुझे याद आया कि इसको तो मैंने ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। ड्रेसिंग टेबल पर नजर डाली तो वो वहां नहीं था। मेरा शुबा फौरन बानो पर गया। वो ही गेम खेलने के लिए उसको ले लेती है। इतने बहुत से लोगों के सामने ये इल्जाम लगा तो बानो नाराज हो गई। हाँ, मैं ही शक्ल से चूर लगती हूं ना। ये कहकर उसने मंसूर को कूटी वाली उंगली दिखाई। मंसूर ने मुस्कुरा कर उसको देखा और फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, मैं अभी मोबाइल को इधर उधर तलाश कर ही रहा था कि अचानक किसी की कॉल आ गई। उसकी बेल बजने की आवाज आई तो मैं आवाज को सुनते सुनते जूतों तक पहुंच गया। वहां पर ये सब चीजें इनमें पहले ही से मौजूद थी। उसकी बात खत्म हुई तो नियाज और लाइबा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। थोड़ी देर बाद लाइबा ने नियाज से कहा, शाम को हम वजीरन बुआ के घर चलेंगे और उनको वापस लेकर आएंगे। उन्होंने जो ज़हनी अजियत बर्दाश्त की है, इसके बदले मैंने सोचा है कि उनकी तनख्वाह में 2000 रुपए माहाना इजाफा भी कर दूंगी। हमें इन बच्चों को भी इनाम देना होगा। ये इतनी दौर से हमारी मदद के लिए आए हैं, इसकी वजह से हमें हमारी कीमती चीजें भी मिल गई हैं, नियाज ने कहा। मंसूर एक लम्हे को चुप हो गया, फिर बोला, हमें यह देखकर बहुत खुशी हुई थी कि इतना बड़ा नुकसान हो जाने पर भी अपने वजीरन बुआ और उनकी बेटी पर शक नहीं किया था। अब तो यह भी साबित हो गया है कि उन पर शक न करना बजा था। उनकी बेटी अभी छोटी है, बानो और शहला की ही हम उम्र होगी, 9-10 साल की। मैं अब से यह दरख्वास्त करूंगा कि उनकी बेटी की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी आप लोग ले ले, यही हमारा इनाम होगा। उसकी बात सुनकर लाइबा की आंखें भीग गई। वो मंसूर के सर पर हाथ फेर कर बोली, मंसूर भैया, जैसा तुम कह रहे हो ये मेरा वादा है कि हम वैसा ही करेंगे। हम वजीरन बुआ की बेटी को तालीम दिलवाएंगे। मैं उसको स्कूल में दाखिल करवाऊंगी। लाइबा की बात से सब लोग बहुत खुश हो गए। अगला दिन उन लोगों ने घूम फिर कर गुजारा और फिर शाम होने से पहले पहले वापस अपने घर जाने के लिए निकल खड़े हुए। मंसूर और मुनीर शामी इस बात पर खुश थे कि वो जिस काम के लिए आए थे वो पाया तकमील को पहुंच चुका था।